संविधान बनेगा और देश आगे चलेगा। तो तीन क्या है? पहला उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता, बोलने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सोच की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, अपने रीति रिवाजों का पालन करने की स्वतंत्रता। देश में आज़ादी का मतलब ये नहीं कि भी देश आज़ाद हो गया अंग्रेजों से, वहाँ तक सीमित नहीं होना चाहिए। स्वतंत्रता का मतलब वहाँ नहीं, स्वतंत्रता अर्थ होना चाहिए हर व्यक्ति के जीवन में पूर्ण रूप से स्वतंत्रता का एहसास हो, तब हमारा देश आगे। पहला उन्होंने मूल मंत्र ये दिया। क्या दूसरा? कभी इन तीन पिलर्स पे संविधान बनेगा। दूसरा उन्होंने कहा बराबरी, सबकी बराबरी, टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी से लेकर और सबसे पिछली पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक, सबके हाथ में एक शक्ति हो, सबके हाथ में इतनी बराबर शक्ति हो, हमारे संविधान की नज़र में सब बराबर हो। दूसरा बराबरी, सब बराबर हो संविधान की नज़र में, तब हमारा देश आगे बढ़े। और तीसरा उन्होंने कहा, जो संविधान सभा में उन्होंने अपनी पहली बात रखी, बोला तीसरा मूल मंत्र, अगर केवल स्वतंत्रता होगी और बराबरी होगी, लेकिन अगर आपस में उलझ जाएंगे तो भी हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। तीसरा उन्होंने कहा भाईचारा। तो तीसरा जो है कहा भाईचारा, स्वतंत्रता, बराबरी और भाईचारा, ताकि ये तीन मूल मंत्र, ये तीन सिद्धांत, इन सिद्धांतों पे आधारित देश का संविधान बनना चाहिए। और बनाया उन्होंने। और उन तीन मूल मंत्रों के आधार पर और उस संविधान के आधार पर आज जो लोग ये बोलते हैं कि 75 साल में कुछ नहीं हुआ, मैं उनको बताना चाहता हूँ 75 साल में देश का संविधान बना और देश आगे बढ़ा, ये मैं उनको बताना चाहता हूँ। आज सबसे पहला काम देश में ये हुआ। ना तो इस देश को तो दुनिया में कोई जो है, मैं समझता हूँ दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियाँ कह रही थी कि देश आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन देश आगे बढ़ा। मैं समझता हूँ कि आप इतना ही, आपने तो जो है उन तीन जो बातें जो कही थी बाबा साहब की, आपने तो उनको तीन बातों को निभाने का काम किया नहीं। आज कोई बराबरी आपने छोड़ी नहीं। बड़े बड़े उद्योगपति समूह के जो बाबा साहब ने कहा था बराबरी होगी, आज तो जैसे कैसी देश में आपने व्यवस्था लागू कर दी। आज आपने रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, 30 लाख सरकारी, केंद्र सरकार की नौकरियां खत्म कर दी आपने। एक अब दो अदानी जैसे समूह के हवाले कर दी देश की प्रॉपर्टी। हरियाणा जैसे प्रदेश में 2 लाख सरकारी नौकरी समाप्त कर दिया आपने। आज आपने बड़े उद्योगपति घरानों के इशारे पे आपकी सरकार चल रही है, तो आज बराबरी का कोई अर्थ देश में आपने छोड़ा नहीं। स्वतंत्रता, जो एक स्वतंत्रता की एक जो है, मैं समझता हूँ कि एक सोच थी, एक स्वतंत्रता की सोच थी, आज वो स्वतंत्रता की सोच जो है वो कहाँ है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा देश के अंदर किस तरीके से। और तीसरा जो मूल मंत्र था भाईचारा, तो आज भाईचारे को भी देश में कहीं धर्म के नाम पे, कहीं जाति पाति के नाम पे, कहीं भाषा के नाम पर आज आप भाईचारे को भी का भी सम्मान नहीं करते। तो देश की जो सत्ता पक्ष है उनको मैं कहना चाहता हूँ, बाबा साहब के संविधान का आप ख्याल जरूर करो। संविधान पे ठेस नहीं पहुँचना चाहिए। और अब आपके जो सांसद हैं वो निरंतर बयान दे रहे हैं कि ये 400 पार का नारा हमने इसलिए दिया है कि 400 पार होते ही हम संविधान को बदलने का काम करेंगे, संविधान को कुचलने का काम करेंगे। अनंत कुमार हेगड़े जी का बंगलौर से बयान आया। बंगलौर मेरे साथ लोकसभा के सांसद थे, बीजेपी के हैं। बंगलौर में उन्होंने बयान दिया कि 400 पार करते हैं हम संविधान, ये हमारा फैसला है। मैं कहना चाहता हूँ ये वो संविधान है जिसकी बदौलत आज देश, आज हमारा 75 साल में हिंदुस्तान आगे बढ़ा है। ये वो संविधान है जिसने हर वर्ग को उनके अधिकार दिए हैं। ये वो संविधान है जिसमें हर वर्ग के अधिकारों की रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। ये वो संविधान है जिसने सबको बराबरी के अधिकार दिए हैं। अनंत कुमार हेगड़े जी और बीजेपी वालों को मैं कहना चाहता हूँ, बीजेपी के लगातार नेताओं के इस चुनाव अभियान में बयान आ रहे हैं कि इस संविधान को हम बदलने का काम करेंगे। इस संविधान पे मुझे भी गौरव है, इस बात का मुझे गर्व है कि बाबा साहब के नेतृत्व में, मुझे गर्व इस बात का है कि बाबा साहब के नेतृत्व में जब संविधान बना तो उस संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य मेरे स्वर्गीय दादाजी चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा जी भी उस सभा के सदस्य थे। और जब संविधान बना 2.5-3 साल की चर्चा के बाद और उन संविधान पे देश के कुछ हमारे महापुरुषों के दस्तखत हुए बाबा साहब के नेतृत्व में, तो बाबा साहब के साथ मेरे
स्वर्गीय दादाजी चौधरी रणवीर सिंह जी के भी दस्तखत इस संविधान पे अंकित है। मुझे गर्व है इस बात का और मैं चुनौती देता हूँ बीजेपी वालों को कि भाई आप अपनी तरफ से जो कह रहे हैं संविधान को, इस संविधान को 1 इंच भी हम बदलने नहीं देंगे। इस संविधान को 1 इंच भी हम हिलाने नहीं देंगे। ये हमारे देश की ताकत है। लड़ाई लड़ेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे। आपके पास बहुत कुछ है लेकिन हमारे पास सत्य की ताकत है, तो लड़ाई लड़ेंगे। तो ये स्थिति आ गई यहाँ। तो एक ऐसे जो है अपना, मैं समझता हूँ ज़्यादा लंबी बात तो मैं क्या कहूँ, मगर एक मैं देख रहा था बयान यहाँ के जो सांसद जो अभी जो उम्मीदवार बने भाजपा के, उनका भी एक बयान है। जहाँ उनका एक बयान है कि मैं जाता हूँ गांव में लेकिन मैं कह भी नहीं सकता उस बयान को रिपीट नहीं। आपने सुना होगा वो बयान। तो इस तरह की यहाँ पे जो है संविधान की जो है जो कहते मैं जाता हूँ और मंदिर में नहीं जाता, इस तरह का बयान उमेश सिंह जी ने देखा बयान। मैं क्या बोलूँ, मैं तो बोल भी नहीं सकता। ये कहने का मतलब बोलते हुए भी चकाती कहने का मतलब ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। ये एक बात आज स्पष्ट होगी देश के, तो एक लड़ाई लड़ेंगे। बाकी ये तो दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा कि आज ये चुनाव का समय है। अभी हमने बाबा साहब के संविधान की बात करी, लेकिन अपने इलाके की भी मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ क्योंकि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ये चुनाव, इस चुनाव पे, रोहतक लोकसभा चुनाव पे पूरे देश की और पूरे हरियाणा की नज़र है। सबके पूरी बीजेपी यहाँ पर सबके निशाने पे ये लोकसभा सीट ये रहेगी। और उसका कारण ये नहीं है कि कोई व्यक्तिगत मेरे से किसी को कोई जो है कोई, मगर उसका कारण राजनीतिक है। राजनीतिक कारण ये है कि इस सीट का नतीजा, क्योंकि 3 महीने बाद अपना विधानसभा का भी इलेक्शन है, इस सीट का नतीजा केवल जो है एक सांसद बनाने का नहीं होगा। इस सीट का नतीजा हरियाणा की अगली सरकार बनाने का भी होगा। ये एक आपका फैसला है और ये मौका है। आपने 10 साल देख लिया। 10 साल में जो बड़ी मुश्किल से अपन ने बहादुरगढ़ को, अपने पूरे लोकसभा क्षेत्र को और इस पूरे इलाके को विकास के रास्ते में पटरी पे चढ़ाया था। जो रोहतक की, बहादुरगढ़ की, सोनीपत की, झज्जर, इस पूरे इलाके की तस्वीर बदली थी 10 साल जब हमारी सरकार थी, जब आपके आशीर्वाद से। अब वो दोबारा से उस पटरी से उतार दिया इन्होंने। अब विकास की पटरी से इन 10 साल में उतर गया। देश में हरियाणा 10 साल की बीजेपी जेजेपी की सरकार के बाद देश में नंबर 1 पे बेरोजगारी में पहुंच गया। पहले विकास में था, आज हरियाणा देश में नंबर 1 बेरोजगारी में। आज हरियाणा देश में नंबर 1 महंगाई में। आज हरियाणा देश में नंबर 1 भ्रष्टाचार में। आज हरियाणा देश में नंबर 1 अत्याचार में। इतने जो है, इतनी जो है, मैं समझता हूँ कि कागजों में सबको उलझा दिया। कोई कौन सी आईडी है, कोई कौन सा पोर्टल है। आज हर तरीके से जो है आप जनता को उनके अधिकारों से वंचित करने का काम किया। और बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार में देश में नंबर 1 हरियाणा को बना दिया इस सरकार ने। 10 साल सुनवाई नहीं करी। 10 साल में मुख्यमंत्री रहे खट्टर साहब, बहादुरगढ़ में 1 बार आए 10 साल में, 2 बार भी आ सकते थे, 5 बार भी आ सकते। 10 साल बड़ा समय होता है। जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, इतने अपनेपन की फर्क मैं कहना चाहता हूँ कि मैं समझता हूँ कोई एक हफ्ता नहीं होगा जब हुड्डा साहब बहादुरगढ़ में नहीं आते होंगे, जब 10 साल मुख्यमंत्री रहे। और आपका बेटा तो कोई एक दिन नहीं होगा जब बहादुरगढ़ में नहीं रहता। ये अपना। और खट्टर साहब 10 साल में 1 बार आए बहादुरगढ़, 1 बार आए, गलोई हल्के में 1 बार भी नहीं गए, बेरी हल्के में 1 बार भी नहीं गए। 10 साल निकल गए। तो जब उनको यानी कि इस इलाके के विकास की कितनी उनको दिल में तक दर्द है। मेरे को तो एक गांव का, एक वार्ड का किस तरीके से लाइन पार में, आपको याद हो अपनी सरकार बनी, पुल भी नहीं था लाइन पार में। पहले पुल बना, फिर ये आया कि भाई पार्क बनवाओ, पार्क बनवाए, सारी गलियां, सारी ये अपना जो है सीवरेज की लाइन, सारी गलियां पक्की। उसके बाद ये बात आई कि भाई बहादुरगढ़ मेट्रो, फिर बहादुरगढ़ मेट्रो लेके आए अपनी गवर्नमेंट के अंदर। क्या बहादुरगढ़ मेट्रो आए, फिर ये आया कि जी पुल तो बन गया लेकिन अंडरपास की जरूरत है। फिर अंडरपास भी मैंने मंजूर कराया, लेकिन इनकी गवर्नमेंट में वो इतने सरकार चली गई। सरकार जाने के बाद मेरा द्वारा मंजूर कराया अंडरपास का काम भी इन्होंने ठीक से नहीं कराया। ये आपके सामने, मैं गलत तो नहीं कह रहा। और इनके टाइम कोई एक काम हुआ हो, आप बताओ। यहाँ चलो खट्टर साहब नहीं आए, 10 साल में उनको टाइम नहीं मिला, वो एक अलग बात है। यहाँ के जो है, यहाँ के सांसद जो थे वो भी नहीं आए। भाई मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, वो 1 बार आए बताते। तो वो अपना 5 साल में जो सांसद थे उन्होंने तो अपना एमपी कोटा ही नहीं खर्च किया। 25 करोड़ में से केवल 2.5 करोड़ एमपी कोटा खर्च किया।
तो मेरे को आप बता रहे थे आज कि इसमें आपने मेरे सांसद कोटे से अपनी धर्मशाला में 8 लाख की ग्रांट उस समय मेरे से ली थी, और अभी भी आचार संहिता का समय है, मेरा राज्यसभा कोटा अभी शेष है, मैं अभी कोई घोषणा नहीं कर सकता, लेकिन आपकी कमेटी से बात करके, क्योंकि डेढ़ महीने के बाद मेरे राज्यसभा का जो टर्म बचा होगा आपको पता है 1.5 साल का, तो अपना 1.5 महीने के बाद आपसे बात करके भाई पहले आपने जितने कराए थे कम से कम उससे तो ज़्यादा ही कुछ ना कुछ आपके लिए करेंगे, लेकिन तो घोषणा करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये अपने पराये का फ़र्क आप समझें, ये मौका है अपने इलाके को दोबारा से विकास की पटरी को घुमाने का मौका है, विकास की पटरी पर लाने का मौका, अपना एरिया आगे जाए, हरियाणा आगे जाए। ये आपको याद होगा मैंने उस तरफ का बाईपास भी तो अब निकलवाया था, और इस तरफ का बाईपास का नक्शा प्रस्तावित कर दिया था, मगर और तो अपना इस तरफ का बाईपास का जो है नक्शा बनवा लिया था, लेकिन इन्होंने 10 साल में भाई मतलब कोई नया काम तो कराना ही नहीं था। तो भाई ये भी आज हम संकल्प लेते हैं, विकास का पहिया फिर घूमेगा, विकास का पहिया फिर घूमेगा। हमने अपना जो है लोकसभा के लिए सारे जो हमारे संकल्प हैं वो लोगों के बीच में रखे हैं। भाई विकास का पहिया घूमेगा, जहाँ एम्स बाड़सा में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट मैंने बनवा दिया था, लेकिन वहाँ पे जो बाकी इंस्टीट्यूट थे वो उनको दोबारा बनवाएंगे। कोसली के अंदर IMT और जो इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप्स मानेसर जैसी एक औद्योगिक टाउनशिप कोसली के अंदर बनवाएंगे, ये हमारा संकल्प है। झज्जर के अंदर अगर हमारी सरकार बनी तो पहली कदम से, जैसे पिछली बार आपको याद होगा, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, देश में और हरियाणा के इतिहास में बाबा साहब के नाम से अगर यूनिवर्सिटी, हमें गर्व है इस बात का, विश्वविद्यालय अगर एक विश्वविद्यालय बना, और हरियाणा के इतिहास में सरकारों से ऊपर उठ के बात करूँगा, सरकारें आई गई लेकिन एक विश्वविद्यालय बना, तो सोनीपत में हुड्डा साहब की कलम से बाबा साहब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत के अंदर हमारे समय बनी थी। तो हमारे समय बनी वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, आप कभी देख के आना। और अब आज हम संकल्प ले रहे हैं इस अवसर पे कि हमारी सरकार आते ही झज्जर में गुरु रविदास जी के नाम से बड़ा विश्वविद्यालय झज्जर में बनवाने का काम करें, यह आज हम संकल्प ले रहे हैं। तो भाई एक यूनिवर्सिटी वहाँ, और भाई हम संकल्प है हमारा कि भाई जो मेट्रो खड़ी है बहादुरगढ़ तक, 10 साल मैंने साखोल तक जहाँ तक हमने मंजूर कराई थी, उसके बाद भाई हमारे समय 81 किलोमीटर मेट्रो आई हरियाणा में, गुड़गांव में आई, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और बहादुरगढ़। खट्टर साहब ने 10 साल निकाल दिए, 10 साल में 81 किलोमीटर नहीं तो कम से कम भाई 1 इंच तो आगे बढ़ सकती थी, एक खंभा तो मंजूर हो जाता। विकास को रोकना कोई इतना जो है आसान काम नहीं होता, विकास स्लो तो कर दो आप, मगर रोकना भी कोई बहुत बड़ी बात होती है। मगर इन्होंने मेट्रो का एक खंभा भी, तो भाई ये जो मेट्रो खड़ी है बहादुरगढ़, ये मेट्रो खड़ी नहीं रहेगी बहादुरगढ़। अफसरों को कहना चाहते हैं जिस दिन हमारी सरकार आए आप काम पे लग जाना, मेट्रो को रोहतक तक लेके जाएंगे, जो बहादुरगढ़ खड़ी है मेट्रो, इसको रोहतक तक लेके जाएंगे। और ये जो बाईपास का नक्शा बनवाया था, लेकिन इन्होंने 10 साल इस तरफ का बाईपास का नक्शा बनवाया था, लेकिन इन्होंने उस नक्शे के आगे कुछ किया नहीं। तो भाई इस तरफ का बाईपास भी बनवाएंगे, लाइन जो अपना जो है पूरी जो हमारी जो लाइन पार और चिल्लर शिकारा का इस तरफ का बाईपास भी, ताकि बहादुरगढ़ की दिल्ली की तरफ पे एक रिंग रोड बन जाए, चारों तरफ बहादुरगढ़ के अंदर एक रिंग रोड, ये हमारा संकल्प है। और ये भी कहना चाहते हैं कि भाई जो अपना ये पूरा जो है अपना जो ये बाईपास जब बनेगा, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, ये आप कोई बहुत लोग यहाँ पे क्योंकि 10 साल से कुछ हुआ नहीं, तो भाई अपनी घर प्रॉपर्टी बेच के सोचते हैं कहीं और अपना देखें। मैं आपको कहना चाहता हूँ थोड़ा समय दो, जैसे पहले हमने पिछली उस बहादुरगढ़ में कहीं मेट्रो आई, दूसरी तरफ का बाईपास बना, वहाँ फुटवेयर पार्क बना, पूरा उद्योग हुआ, आप थोड़ा समय दीजिए। IMT हमने बनवाई थी खरखौदा, वहाँ मारुति आ रही है, इस तरफ का 4 महीने के बाद बाईपास का काम आपका शुरू हो जाएगा। इस तरफ का आप कहीं न मत जाइए, आप लाइन पार रहिए, इसको HL सिटी से कम नहीं छोड़ेंगे, आगे निकालने का काम करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। ये हमारा आपसे संकल्प है। भाई पिछली बार भी किया, लेकिन इस सब के लिए आपका सहयोग और आपके साथ की जरूरत है। एक दूसरी रविदास जो सभा है उसकी तरफ से भी एक मांग पत्र आया है, तो जो दूसरा मांग पत्र आया है ये गुरु रविदास सभा की दूसरी तरह जो एक हमारी दूसरी सभा है उसकी तरफ से भी आया है। इसको भी मैं उन सभा के सभी प्रतिनिधियों को कहना चाहते हैं कि भाई अभी घोषणा नहीं कर सकते, लेकिन आपने मेरे को कह दिया है, मैंने आज तक
कभी जो है किसी की बात को भी रखी नहीं है, आपको पता है। और जो ये आपने कहा मेरी जिम्मेदारी, उसको पूरा करेंगे आचार संहिता के बाद, और दोनों जगह बराबर करेंगे, दोनों जगह यहाँ भी और वहाँ भी, दोनों जगह बराबर करेंगे। जितने आप कहोगे उतने कर, जितने आप बताओगे उसमें थोड़ा सा बढ़ा के मैं कराऊंगा और बताओ। तो इन्हीं शब्दों के साथ भाई इन सब के लिए लेकिन आपका आशीर्वाद चाहिए भाई। पिछली बार थोड़ी सी कसर रह गई थी, वो जो है आपको पता है, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं हार तो गया था, मैं हिम्मत नहीं आ रहा था एक दिन भी, आप देख सकते हो मैं एक दिन भी घर नहीं रहा 5 साल अपनी तरफ से, फिर भी मैं लगा रहा हल्के में, और जिनको जिताया वो 5 साल एक दिन भी दिखे नहीं। अब आपको फैसला करना है, अब भाई न्याय करोगे मेरे साथ। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, ये न्याय की लड़ाई है। ये जो मैंने आखिरी दिन कहा संसद राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी बैठे थे, मैंने कहा ये लड़ाई है जय जवान की, ये लड़ाई जय किसान की, ये लड़ाई जय नौजवान की, और ये लड़ाई है जय संविधान की। अब ये लड़ाई इस बात की है, तो उसमें आपका साथ और आपका समर्थन जो है कि भाई एक बार दोबारा पूछ लूँ, करो दोगे आशीर्वाद पूरा? एक बार हाथ खड़ा करके बताओ भाई दोगे पूरा आशीर्वाद? और देखो इनके पास अखबार भी है, मीडिया भी है, टीवी भी है, सब कुछ है इनके पास, क्योंकि मैं बता रहा हूँ सारे देश की प्रॉपर्टी एक दो बड़े उद्योगपति समूह को दे दी, उन्होंने सब गेम खरीद लिया, मीडिया भी। तो भाई जो है इसमें मैं कुछ जगह मैं जाऊंगा, कुछ जगह आपको जाना पड़ेगा, किसी से मैं कहूँगा, किसी से आपको कहना पड़ेगा, मिलजुल के। केवल आपके वोट नहीं चाहिए, आपका सपोर्ट भी चाहिए। ये ऐसा चुनाव है, तो उसके लिए मैं, तो भाई ये आप अपना चुनाव बन के संभालोगे? एक बार मेरे को बताओ, अपना चुनाव बन के संभालो। बहुत बहुत इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करते हुए, अम्बेडकर सभा को बधाई देते हुए, जय भीम, जय 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 भीम, जय हिंद।